बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद व सलाम के साथ हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। इस सेशन को हमने इसलिए मुनक्कद किया है कि ताकि आप लोग कमरा इम्तिहान में मुकम्मल तैयारी के साथ दाखिल हों और जो आपने पूरा साल मेहनत की है उस मेहनत का समर लेने के लिए आप अच्छे तरीके से अपना जो पेपर है वो बेहतर तरीके से हल करके 100% कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करें। तो इस वर्कशॉप का, इस सेशन का जो मकसद है, SLOs हैं, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये सेशन हमने इसलिए मुनक्कद किया है ताकि हम उर्दू लाज़मी जमात दहम का पर्चा 100% कामयाबी के साथ हल कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद यकीनन जो मकासद हैं उनको सामने रखते हुए आप 100% कामयाबी हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप सबको पहले से भी पता है, मालूम है कि उर्दू का जो पेपर है वो 75 नंबर का आता है और उसके 2 हिस्से होते हैं। हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 1 मारूज़ी पर मुश्तमिल होता है। मारूज़ी सवालात 15 नंबर के आते हैं और उसमें 10 नंबर के सवालात जो होते हैं वो हिस्सा नस्र, नज़्म और गज़ल में से आते हैं और बाकी 5 सवालात हिस्सा ग्रामर में से आते हैं और उसमें से भी 3 नंबर के सवालात ग्रामर के होते हैं और 2 नंबर के इराब में से आते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का जो वक्त होता है करने का वो 20 मिनट होता है। आपको जो मालूमात पहले से पता है वो आप शेयर करते जाना है, जिस बच्चे को पता है वो बताते जाएं। सवालात हल करने की तरतीब आपने रखनी है, वो मैंने एक फ़ार्मूला बनाया है, ये आपने देखना है। इस तरीके से आपने सवाल हल करने हैं। सबसे पहले आपको कमरा इम्तिहान में जो पहला सवाल है वो हल करने के लिए दिया जाता है, जो कि मारूज़ी पर मुश्तमिल होता है। सवालात हल करने से पहले आपके पास जो सामान है, मटेरियल है पेपर हल करने वाला, वो आपके पास मुकम्मल मौजूद होना चाहिए। मार्कर 604, 605, पेन, पैमाना वगैरह जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए और बिल्कुल दुरुस्त हालत में। ठीक है, सवाल नंबर 1 जब आपको मिले मारूज़ी तो उसमें आप एक दफ़ा पहले पढ़ें, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ें और जो दुरुस्त जवाबात हैं उनको टिक कर लें। और आपको पता है पहले भी आप एक दफ़ा इम्तिहान में बैठ चुके हैं जमात नहूम में, तो जो सवालात दुरुस्त होते हैं, जिनके जवाब दुरुस्त होते हैं, उनको टिक कर लें। और उसको कहाँ पे फिल करना होता है, जवाबी कापी जो होती है उसमें सर्कल होते हैं, सर्कल्स में स्याही फिल करना होती है। स्याही आप दुरुस्त तरीके से फिल करें, उसको नामुकम्मल, अधूरा या ज़्यादा फिल नहीं करें। ठीक है, सवाल नंबर 1 जो मारूज़ी सवालात हैं वो आपने 15 नंबर के 20 मिनट टाइम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक TMF टाइम मैनेजमेंट फार्मूला बनाया है आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट फार्मूला TMF। इसका जो टिप है आपके लिए ये है कि 75 नंबर का पेपर है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 150। तो आपने जो मिनट्स हैं वो 150 मिनट बनते हैं। 2 घंटे 30 मिनट जो टाइम है उसको अगर मिनट्स में तब्दील करें तो कितने मिनट बनते हैं, 150।
तो जितने नंबर का सवाल है उसको आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो इसका एवरेज वक्त निकल आता है हल करने का। ठीक है, तो 20 मिनट में आपने वो मरूज़ी सवालात हल करने हैं। ठीक है, अगर कोई सर्कल फिल करने से रह जाता है उसको आप निशान लगा लें, तो जब वक्त ख़त्म भी हो जाता है तो उसको बाद में आप फिल कर लें। दूसरा हिस्सा जो मौजूद है वो है हिस्सा इंशाई, इंशाइया या इंशाई, पेपर के ऊपर लिखा होता है। पेपर मैं एक आपको दिखा देता हूँ, बोर्ड का पेपर है पिछले सालों। ठीक है, इंशाई इधर लिखा होता है, इंशाई का मतलब ज़्यादा लिखने वाला। ठीक है, इसको आपने सवालात की तरतीब को आपने जहन में रखना है। सबसे पहले आपने मरूज़ी का पेपर तो हल कर लिया है। सवाल नंबर 2 जो है वो आपने ये नहीं करना कि सबसे जो तवील सवाल है वो पहले आप शुरू कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपने जो इख्तिसार वाले मुख्तसर सवालात हैं, शॉर्ट है, सबसे पहले आपने वही रखने हैं। इससे पहले भी आप इसी तरह से कर रहे हैं। तो ये तरतीब है सवालात हल करने की। सवाल नंबर 4 पहले आप लोगों ने हल करना है। मुख्तसर जवाबात 10 नंबर होते हैं, और वो फार्मूला जो पहले मैंने आपको बताया कि 10 नंबर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। एवरेज वक्त आपके पास आ जाएगा कि इतने वक्त में हमें ये हल करना है। अमूमन पहले जो सवाल शुरू किया जाता है उसमें वक्त ज़्यादा लग जाता है, फिर स्पीड बन जाती है लिखते हुए, तो बाकी सवालात मैनेज हो जाते हैं। तो 10 नंबर के सवालात मुख्तसर सवालात आपने 20 मिनट एवरेज टाइम है आपके पास, उसमें आपने हल करने हैं। और जो तरीक़ाकार आपको पहले बताया मज़ीद आपको मेरे सामने वो लगा दी है। वो उसके बाद आपने सवाल नंबर 7 लेना है अपने क्वेश्चन पेपर में से, जो कि तफ़हीम इबारत, इबारत की तफ़हीम, उसके जवाबात, इस तरह से आपने हेडिंग देनी है। 10 नंबर का होता है, 15 मिनट में आपने मैनेज करना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है सबक का खुलासा, 5 नंबर का है, एवरेज वक्त आपके पास 15 मिनट है। सवाल नंबर 2 लेना है। उसके बाद तशरीह अशार, इसके 2 हिस्से होते हैं, हिस्सा नज़्म में से 3 अशार करना होते हैं और हिस्सा गज़ल में से 2 करना होते हैं। तो 10 नंबर इसके होते हैं, 25 मिनट में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तशरीह अशार के बाद तशरीह नसर पारे, 2 नसर पारे आते हैं, उनको आपने बारी बारी मैनेज करना। 10 नंबर के हैं, तकरीबन 30 मिनट, उससे 5 मिनट ज़्यादा। और आखिर पे मज़मून वाला सवाल जो है, चूँकि उसमें आपने अपने तासुरात ख़यालात मुदल्लल अंदाज से आपने लिखने हैं, तो मज़मून वाला जो सवाल है वो आपने आखिर पे रखना है। 15 नंबर उसके होते हैं और 25 मिनट में आप मैनेज कर सकते हैं। तो कुल नंबर हैं 75, और जो टाइम है कुल 2 घंटे 30 मिनट, वो 150 मिनट बनते हैं। तो इस तरह से एवरेज वक्त में आपने वो मैनेज करना है। अब आते हैं इनकी जो तफसील है सवालात की। सबसे पहले आप हिस्सा इंशाई में सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाबात, और इनके जो नंबर होते हैं रोमन गिनती के, ठीक है, वो अपनी तरतीब से नहीं लगाने, जो सवालिया पर्चे पर आपके नंबर हैं रोमन गिनती वाले वही आपने लिखने हैं, और जिस सवाल का जवाब आप देना चाहते हैं उसका नंबर लगाना है। ये नहीं कि आप सवाल नंबर 7 का जवाब लिख रहे हैं और वहाँ पे नंबर आपने 1 लगा दिए। रोमन गिनती के नंबर, उसके बाद आप वो जिसका सवाल का जवाब देना वो लिखना है आपको। ठीक है, 1 या 2 लफ्ज़ जो होते हैं उसमें से ख़ास वो आप हेडिंग मार्कर के साथ दे के वो लिख लेते हैं। तो 5 सवालों के जवाब लिखने के बाद आप दूसरे सफ़े तक चले जाते हैं, उसके आखिर पे एंडिंग लाइन लगानी है। अभी आपने ये लिखना है, यहाँ से शुरू करें अपनी अपनी शीट पे। सवाल नंबर 4 हिस्सा इंशाई पहले लिखें, हिस्सा इंशाई सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाबात। ये खाका बनाना है आपने, सिर्फ
शुरू करना है और आगे दूसरा सवाल आगे करना है। जी बेटा, इसके बाद सवाल नंबर 7 का लिखें आप मार्कर के साथ। सवालात के नंबर लिखने के लिए आप 605 इस्तेमाल करें मार्कर, और ब्लू, ब्लैक, नीला और काला मार्कर दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर में जो स्याही है वो नीली और काली दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन की, मार्कर की, पॉइंटर की। तफ़हीम इबारत जवाबात, इसका तरीक़ाकार भी वही है जो मुख्तसर सवालात का है। उसी तरीके से आपने ये भी जवाबात देने हैं, और नंबरिंग जो सवालिया पर्चे पर होगी वही नंबरिंग आपने सवालों की करनी है। सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 5, इसमें 2 अज्जा होते हैं, अलिफ और बे, 2 नसर पारे। अगर आप पहले अलिफ कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो उसको लिखना है, और अगर बे पहले कर रहे हैं तो उसकी जुज़्व नंबर बे लिखनी है। ये मिसाल के तौर पे आपके सामने मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वाले सबक का जो उन्वान लिखा है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, खुलासा। सवाल नंबर 5 खुलासे वाला है। दो खुलासा जात में से एक आपको करना है अलिफ या बे। खुलासा के बाद सवाल नंबर 2, तशरीह अशार भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल। पहले आप हिस्सा नज़्म के जो अशार है उसका नंबर देना है, जिस शेर की आप तशरीह कर रहे हैं उसका नंबर लिखना है, शेर लिख के फिर उसी तरह से नज़्म, शायर का नाम और तशरीह। ठीक है, ये वाला पक्का लिखें। इसी तरह से हिस्सा नज़्म की तरह हिस्सा गज़ल में सिर्फ शायर का नाम लिखना है आप। सवाल नंबर 2, तशरीह अशार के बाद सवाल नंबर 3 है, इसमें 2 नसर पारे आएंगे, अलिफ और बे। उसका मतन आपने पहले एक सदर में 2-3 लफ्ज़ पहले और 2-3 लफ्ज़ आखिर वाले लिखने हैं। उसके बाद हवाला मतन आपने देना है, सबक लिखना है, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़। ये नसर पारा जो है नज़रिए पाकिस्तान में से है, मुसन्निफ़ इसके हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा। हाँ, इसी तरह से आप लिखें। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, 4 लफ्ज़ होते हैं ख़त कशीदा, उनके मानी लिखने हैं। और उसके बाद तशरीह जो है आपने करनी है। तशरीह आपकी जो है वो 3 गुना होनी चाहिए। तलखीस 1/3,
तलखीस जो है वो सबक के मुताबिक आप ने करनी है। और तशरीह जो होती है वो 3 गुना। तो इस सफ़े से आप शुरू कर रहे हैं, पहले सफ़े से, तो उस पर ये सारा खाका बना के ख़त कशीदा अल्फाज के मानी तशरीह आप उसी सफ़े से शुरू कर रहे हैं और अगले सफ़े तक होने चाहिए। 2 सफ़े 2 सफ़ात पर मबनी होनी चाहिए तशरीह। इसमें जब तशरीह आप शुरू करें तो उसमें पहले हवाला दें कि जो नसर पारा है वो सबक के किस हिस्से से लिया गया, ठीक है। और उसके बाद मुसन्निफ़ के बारे में 1-2 सतरें बताएं कि मुसन्निफ़ जो है क्या खसूसियत रखते हैं और वो इसमें क्या बताना चाहते हैं। वो जो नसर पारा है उसमें कौन कह रहा है, क्या कह रहा है और किस बारे में कह रहा है। अगर ये चीज़ आप बताने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी तशरीह बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ़ अल्फाज के मानी बदलें और वैसे का वैसे लिख दें, इस तरह से वो तशरीह तसव्वुर नहीं की जाती। तो आपको वजाहत करनी है कि मुसन्निफ़ उस पैराग्राफ में क्या बताना चाहते हैं, वो मुद्दा मकसद मुसन्निफ़ का जो है वो होना चाहिए वाज़ेह। तो दोनों नसर पारे इसी तरह से। उसके बाद आखिरी सवाल जो मज़मून पर मुश्तमिल है, 3 मज़ामीन आपको पेपर में आते हैं, उसमें से जो आपने चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, उसका नंबर जुज़्व नंबर आपने देना है सवाल के साथ, उसका उन्वान लिखना है और उसको शुरू करना है तफसील के साथ। पहले उसका मानी व मफ़हूम और बड़े अच्छे तरीके से आयात, अहादीस, माकूला जात, ज़रबुल अमसाल के हवाले के साथ पैरावाइज आपने वो लिखना है। और मज़मून की जो तवालत है आपकी आंसर शीट की वो होनी चाहिए 6 सफ़हात, उससे कम नहीं होनी चाहिए, 6 सफ़ों पर मबनी होना चाहिए। और रमूज़े औकाफ़ का पूरे पेपर में आपने रमूज़े औकाफ़ का ख़्याल रखना है ख़ास तौर पर। उसमें सक्ता सबसे कम ठहराव के लिए सक्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है, निस्फ़ वक्फ़ की उससे कुछ ज़्यादा के लिए, और उससे कुछ ज़्यादा ठहराव के लिए राबिता जो कि हम हवाले मतन में इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा भरपूर ठहराव के लिए ख़त्मा की अलामत जो कि बामानी बा मतलब जुमले के आखिर पर आती है। इन अलामात का इस्तेमाल करते हैं ठहराव के लिए, वक्फ़ के लिए, और तफसील बताने के लिए, तशरीह करने के लिए सवालात जो हैं मुख्तसर सवालात उसके साथ, और तशरीहात जो हैं जहाँ पे भी तशरीह का लफ्ज़ आना है वहाँ पे तफसीलिया की अलामत आपने इस्तेमाल करनी है। किसी को मुखातिब करना है तो निदाइया, और अगर किसी जज्बे का इजहार करना है, खुशी गमी का इजहार करना है तो वहाँ पे फिजाइया अलामत एक ही है। अगर कोई सवालिया जुमला है उसके आखिर पर सवालिया निशान की अलामत इस्तेमाल करनी है, और किसी का कौल बिल्कुल उसी के लफ्ज़ों में लिखा हुआ है तो उसको वावेल में, आयत का तर्जमा, हदीस का तर्जमा, कोई ज़रबुल मसल, उसको वावेल में लगाना है आपने, वावेल की अलामत इस्तेमाल करनी है। और कहीं पे बहुत कम ब्रैकेट का इस्तेमाल, कौसैन का बहुत कम इस्तेमाल होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने रमूज़े औकाफ़ का। और एक और चीज़ जिसमें इबहाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जहाँ पे भी आता है वो क्या बार बार लिखना है दरूद पाक, या चूँकि नातिया शार और हमदिया शार जो होते हैं जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है उसमें बार बार लिखना पड़ता है, तो इसमें आपने ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी है कि जहाँ पे आपका इसमें ग्रामी आता है हज़रत मुहम्मद या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, जहाँ पे आपका इसमें ग्रामी आता है वहाँ पे आपने पूरा लिखना है, ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। और उसके अलावा जो इसमें इशारा आता है आप आता है अक्सर पे, एक दफ़ा हम इसमें ग्रामी लिखते हैं उसके बाद आपके साथ मुखातिब करते हैं, तो जहाँ पे आप आएगा वहाँ पे आप इख्तिसार वाली अलामत जो है स्वाद वो डाल देनी है। और इसी तरह से बाकी जो सहाबा किराम हैं या औलिया हैं उनके नाम आते हैं तो उनके इसमें ग्रामी के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अनहा सहाबिया के लिए अनहा और सहाबी के लिए अनहो मर्द के लिए,
ठीक है। और जहाँ पे इसमें इशारा आता है आपके साथ मुखातिब करते हैं, वहाँ पे जो इख्तिसार वाली अलामत है रेज़वाद वो लगानी है। और इसी तरह से जो औलिया हैं, मिसाल के तौर पे हज़रत दाता गंज बख्श हैं, हज़रत बाबा बुल्ले शाह हैं, दीगर जो अल्लाह के वली हैं, बरगज़ीदा हस्तियाँ हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो उनके नाम के ऊपर असली नाम पूरे नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह। और जहाँ पे आप वो इसमें इशारे के साथ जहाँ पे मुखातिब करते हैं वहाँ पे आपने इख्तिसार वाली अलामत इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, लिख लेनी है, ज़हन नशीन कर लेनी है। तो इसमें अगर आपको कोई किसी सवाल की समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ये फार्मूला आपने एक दफ़ा फिर मैं आपको TMF टाइम मैनेजमेंट फार्मूला, यानी जितने सवाल के नंबर हैं उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे मुख्तसर सवाल 10 नंबर के हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो एवरेज औसत वक्त जो है आपको मिल जाएगा, उसमें मैनेज करना है आपने। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप उसमें मैनेज करें। कुछ बच्चे जो होते हैं तफसीली सवालात पहले शुरू कर देते हैं, जो लॉन्ग होते हैं, तो ज़्यादा वक्त उन पे सर्फ हो जाता है और छोटे सवालात रह जाते हैं। तो इसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ये नमूने के तौर पे मैंने एक हल किया, ये आप सब देख लें और बारी बारी ये आपके पास ही होगा, टीचर के पास होगा, ये आप एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। पहला सवाल सबसे पहले जो आपने इंशाइया हिस्से में करना है वो मुख्तसर जवाबात हैं, इसी तरीके से आप कर रहे हैं और मज़ीद आपने इसको देख लेना। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, तफ़हीम इबारत के जवाबात हैं। ठीक है, आखिर पे एंडिंग लाइन। उसके बाद सवाल नंबर 5 खुलासे वाला है, सबक का खुलासा लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम लिख के पैराग्राफ वाइज आपने लिखना है। और बहुत ज़्यादा बोल्ड ना किया करें, और मार्कर के साथ नहीं, पॉइंटर ब्लैक या ब्लू के साथ आपने कोई लफ्ज़ बोल्ड करना है जो ख़ास किसी पैराग्राफ में 1 या 2 लफ्ज़, बहुत ज़्यादा नहीं करें कहीं कहीं, अगर आप मुनासिब समझते हैं, आपके पास टाइम है तो। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है तशरीह अशार वाला, आपको बताया हिस्सा नज़्म लिख के, नंबर लिख के, शेर लिख के, उसके बाद आपने इस तरह से, ठीक है, आयत हदीस तर्जमा शेर इस तरह से आपने करना। हिस्सा गज़ल में से भी इसी तरह से दोनों अशार होंगे, हिस्सा नज़्म के भी उसी तरह से। उसके बाद नसर पारों की तशरीह वाला सवाल नंबर 3 इस तरीके से यहाँ से आपने शुरू किया। और ये ख्याल रखना है कि आपने हर सवाल जो है यहाँ से शुरू करना है। अगर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है एक सवाल आधे सफ़े से पहले तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आधे सफ़े से आगे चले जाते हैं तो वो सवाल आगे ले जाएं, चाहे आधा सफ़ा बच रहा है तो। ठीक है, यहाँ तक आपने जाना है। आखिरी सवाल नंबर 6 जो है मज़मून पे मबनी है। मज़मून आपने इस तरह से शुरू करना है, ये मुकम्मल नहीं है, अभी जारी है। ठीक है, 4 सफ़े लिखे हैं। अगर कोई छोटा मज़मून है, शॉर्ट है, जो टेक्स्ट बुक में क़वाइद इंशा में, तो उसमें आपने कुछ इजाफ़ा करना है, उसमें कुछ चीज़ें शामिल करके आपने 5-6 सफ़हात से आगे लेके जाना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़हन नशीन कर ली होंगी और नोट भी की हैं। एक दफ़ा मैं आपका खाका लिखा हुआ भी चेक करता हूँ, तो उम्मीद वासिक है कि आप अच्छे तरीके से कमरा इम्तिहान में परफॉर्म करेंगे और 100% कामयाबी इंशाल्लाह हासिल करेंगे। जी, अगर आपने पास ये लगाने हैं, आपने नुक्ते लगाने हैं, वो ठीक है, इसे तफसीलिया कहते हैं और इसे राब्ता कहते हैं।
गोल होने चाहिए। थोड़े थोड़े सा मोटा है भाई। अंडरलाइन करते हैं ना आप? अंडरलाइन किसको करना है आपने? किसी इसको ना इसकी जरा करनी है करेक्शन, ठीक है? मीन के साथ बुलाई इसको ना बिल्कुल ही साथ मिलाना है इस तरह और ऐसे। वो इबारत क्यों कहते हैं आप? तफ़हीम इबारत वो होता है, वो रकबे अच्छी बन जाता है ना, ये दो लफ्ज़ अलग अलग हो जाते हैं। तफ़हीम इबारत की तफ़हीम, ठीक है? तो यहाँ पे अब इसका मतलब होता है या मतलब इसके जवाबात, ठीक है? तफ़हीम वो इबारत नहीं। रकबे इजाफी बन जाते हैं खाली हिस्सों। ये किसने बताया? तफ़हीम वो इबारत, तफ़हीम इबारत की तफ़हीम, ठीक है? इसकी ज़रा प्रैक्टिस करें, बात कर दिखाएँ। ठीक है, इसको 100 दफ़ा लिखना। ये कंप्यूटर तफ़हीम वही इबारत है, तफ़हीम वही इबारत की तफ़हीम। मुरक्कब अतफ़ी वो बन जाता है इस तरह, मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है? ताल्लुक़ पैदा करना। ये 605 से 900 वाला, बाकी 604 ये बहुत छोड़ दें, इसके नीचे से एक बैग है।